तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो कुछ लोग बोले थे चैप्टर स्किप कर दो। फिर से वही चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ यार। कहने का मतलब कि मैं हर बार कहता हूँ कोई बीच में कूद रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके लिए। पर अगर मैं कोई काम शुरू किया हूँ तो अंत तक तो ख़त्म करूँगा ही ना। खैर फिर से हो गई ये बकचोदी, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एविल किंग जो रहते हैं बी या इनसे जियान की फाइट शुरू हो जाती है। अब जो एविल किंग का रेड ऑरा दिखता है, जियान का एम्परर यान जो रिंग था और साथ में इसका फ्लेमिंग मंत्रा, मानो अपना जो सबसे पावरफुल ऑराज थी वो रिलीज करने लगते हैं। जियान भी समझ जाता है। अब आगे जियान पहली बार देखता है क्योंकि अब इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउ जियान पर था, तो ये अपने फ्लेमिंग मंत्रा में होली फ्लेम को इंजेक्ट करने लगता है और उससे जो एक ब्लैक वॉर्टेक्स बनता है, इसको लगा नहीं था कि इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और जो एविल किंग का अटैक था उसे तुरंत ही ये फेंजू यानी फ्लेमिंग मंत्रा डिवोर कर जाता है। एविल किंग भी समझ जाता है ये वही टेक्निक है जो कि शायद होली किंग प्रैक्टिस करते थे। और कुछ एक और लोग भी थे जो पास्ट में यानी ग्रेट 1001st वर्ल्ड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इन लोगों ने इस फ्लेमिंग मंत्रा को यूज किया था। और यहाँ पर जो भी एविल ऑरा थी, जियान अपने फ्लेमिंग मंत्रा के बस ऑरा के कारण ही पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देता है। एविल किंग जिनको लग रहा था ये आराम से जीत जाएंगे, अब ये भी तुरंत ही वो जो इनका एविल ड्रैगन था उसके पीछे जाकर के छिप जाते हैं। अब इधर सोल टियानहो वगैरह भी जियान के पीछे पीछे ही रहते हैं। अब जब तक ये लोग आगे बढ़ते, एक एविल ऑरा ब्लैक शैडो टाइप में निकलती है और किंग बी को प्रोटेक्ट करने लगती है। अब ये बच्चा भी यहाँ पर इस समय था, इसके मतलब फोरहेड पर भी सेम मार्क दिख रहा था। यहाँ पर जो भी लोग थे समझ जाते हैं ये सन ऑफ द एविल गॉड है। और तुरंत ये तीनों इस डार्क शैडो की मदद से यहाँ से वॉइड को ब्रेक करके निकल जाते हैं। अब इधर जियान फाइनली अपने तीनों वाइफ्स के पास वापस आ जाता है। नॉर्मल माहौल हो चुका था फिलहाल यहाँ पर। जियान वगैरह को भी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता हुआ क्या यहाँ पर। अब फाइनली जियान वगैरह जो जायो क्लैन का हेडक्वार्टर था वहां पर पहुंचते हैं। अब जायो देखती है कालीन के बगल में एक लड़की खड़ी थी, ये यिंगिंग थी। अब जियान यहाँ पर मास्टर याओलाओ सभी को बता देता है कि यिंगिंग इसकी तीसरी बीवी है। और जियान के जो दोनों भाई रहते हैं ये कहते हैं तो ठीक है, मतलब तीसरी बहू। तभी जायो इनको बताती है जियान को कि मतलब एक पावरफुल मिस्टीरियस बीम आया था और वो यूनियन फेरी डॉक्टर और जिया को लेकर मानो यहाँ से गायब हो गया। जियान ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल जो जायो क्लैन था उसको जायो ही संभालती थी और इसमें इसकी मदद इसका भाई जायोलिन करता था। हॉल में फिलहाल डिस्कशन चल रहा था। तो जो सोल टियानहो रहते हैं वो मतलब जियान वगैरह को बताते हैं कि पास्ट मतलब बहुत पहले डाउकी वर्ल्ड और डाउडी वर्ल्ड कनेक्टेड थे, पर एविल क्लैन के पावरफुल अटैक्स के कारण ये डिस्ट्रॉय भी हो गया था। अब ये सही बोल रहे थे, जियान इसका अंदाजा इसलिए लगा लेता है क्योंकि ड्रैगन किंग गोल्डन ड्रैगन किंग जब जियान से मिले थे तो उस समय वहाँ का स्पेस ब्रेक हो चुका था। अब इस दौरान जियान इनसे पूछता है क्या हम इस डाउकी वर्ल्ड को अपग्रेड कर सकते हैं ताकि ये हमेशा के लिए डाउडी वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए। सोल टियानहो थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर फाइनली इनको याद आता है कि एक एंशिएंट बुक में इन्होंने पढ़ा था कि एक प्लेन कोर नाम की चीज़ होती है, अगर उसको यूज़ किया जाए यहाँ पर तो डाउकी वर्ल्ड को अपग्रेड किया जा सकता है। पर ये बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हें युआन हुई कॉन्टिनेंट में मिलेगा। युआन हुई कॉन्टिनेंट भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ही है, पर यहाँ पर शायद इमॉर्टल रियल्म के जो लोग हैं वो रहते हैं। हालांकि डाउडी वर्ल्ड से अच्छा नहीं है, फिर भी काफ़ी फर्टाइल लैंड माना जाता है। और वहाँ पर तुमको जो सी एरिया होगा उसके कोर में 10,000 साल पुराने वाले एरिया में तुमको ये प्लेन कोर मिलेगा। अब जियान फील्ड डिसाइड कर रहा था कि इसे वो चीज़ चाहिए। फिलहाल जियान यहाँ से निकल जाता है। इसके साथ में इस बार जायोलिन और जायो भी आते हैं। बाकी भी जैसे जो क्लैन के लोग थे, जैसे यान क्लैन के, याओ क्लैन के, जैसे कि मास्टर याओलाओ वगैरह, ये लोग यहीं रुकना पसंद करते हैं। और अगर यहाँ पर कोई मुसीबत आए तो कालीन यहाँ पर अगर प्लेन अपग्रेड हो गया तो आराम से अपने सैनिकों वगैरह को भेज सकती है। अब इधर जायो और जायोलिन जो रहते हैं यिंगिंग के साथ काफ़ी फेमिलियर हो जाते हैं और वहीं जियान युआन हुई कॉन्टिनेंट के लिए निकल गया रहता है। 10 दिन इसको लगते हैं उस कॉन्टिनेंट को ढूंढने में। यहाँ पर इसे एक इमॉर्टल सेक्ट मिलता है। इस वर्ल्ड में भी नॉर्मली लोग ह्यूमन्स ही थे। जियान अभी भी मतलब 30 साल के आसपास का ही बनता लगता था। और यहाँ पर इसे एक ओल्ड मैन मिलते हैं और ये शायद एक फिशरमैन थे। जियान इनसे पूछता है कि इमॉर्टल सेक्ट में कितने पावरफुल लोग हैं। ये बताते मुझे भी अंदाजा नहीं है, पर वहाँ पर काफ़ी पावरफुल बंदे हैं, डिसाइपल्स वगैरह भी। और इनका जो बेस कैंप था वो सी के सेंटर में था। हालांकि जियान डेमन रियल्म और घोष रियल्म में जा चुका था, पर शायद ये जो इमॉर्टल रियल्म था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदरता वगैरह थी और कल्टीवेशन थोड़ा आसान था। और ये इमॉर्टल वर्ल्ड जो था सेंटर जो है ह्यूमन वर्ल्ड का उसके काफी करीब था। अब जियान इनके नाव में बैठ जाता है और सेंटर ऑफ सी में जाने लगता है। जियान आगे बढ़ रहा था। इस दौरान इसका जो वो फायर स्पिरिट ऑर्ब था, जो कि अगर आपको इसको याद हो तो जियान को जो ब्लैक बॉक्स था वहां से मिला था। इसमें थोड़े फ्लक्चुएशंस होते हैं और जियान के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो बागजिया ड्रैगन किंग का स्केल रहता है इस समय आ जाता है बाहर। अब इधर जियान फाइनली इमॉर्टल सेट के बाहर था और ये ओल्ड मैन जियान से कहते हैं कि तुम वहां पर जाके अपना टेस्ट दे सकते हो। जियान इनको इसके बदले में 10,000 कॉइन्स देता है। आगे जियान अभी बढ़ी रहता, तभी यहाँ पर एक पावरफुल फोर्स मानो इसको अटैक कर देता है। ये देखता है ये बेसिकली फ्लक्चुएशन एक फॉर्मेशन का था। हालांकि जो फॉर्मेशन था जियान के ड्रैगन स्केल के कारण मानो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। अब जियान इस मतलब फॉर्मेशन टेस्ट को पास कर चुका था। यहाँ पर एक वाटर कॉलम चैनल था। जियान यहाँ पर एंटर करता है, इसको फील होता है मानो ये जो जगह है शायद ड्रैगन किंग से रिलेटेड है और ये मतलब इस आइलैंड पर अब पहुंच जाता है। अब जियान देखता है आगे जो एक पूल वाटर था वहां पर ऐसे को एक लड़की टाइप इल्यूजनरी फिगर दिखता है, पर इसके बॉडी पर जो पैटर्न थे और जियान के जो ड्रैगन स्केल पर पैटर्न थे सेम थे।
तभी इस दौरान इस लेक से मानो एक आइसी आइज निकलती है और जियान से पूछती कौन है। ये बंदा हालांकि शायद 5 स्टार डाउस जियान पर ही था, पर ये काफी गुस्सा था फिलहाल जियान को देखकर। अब जियान इनसे कहता है मैं मतलब थोड़ा जल्दी में फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ पर एंटर कर गया हूँ। जब ये बंदा सुनता है कि जियान ने फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया, इसे भरोसा ही नहीं होता है, पर फिलहाल अभी ये शांत हो जाता है। अब ये बंदा तुरंत ही जियान को सेक्ट मास्टर की तरफ लेके जाने लगता है और फाइनली ये बंदा जियान को माउंटेन पर लेकर आता है और अपने मास्टर से कहता है कोई आया हुआ है, और ये शायद एक ओल्ड मैन थे। जियान देखता है ये जो दरवाजा था ये शायद पता नहीं किसी चाइनीज मटेरियल का नाम लिखा हुआ, ज़िहाई गुआनिन बोधिसत्व। शायद जियान इसको अपने होली फ्लेम से भी जला ना पाए। इस समय जियान भी इन्हें देख करके जियान को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो यहाँ पर इसने ड्रैगन किंग का पावर फिल किया था, दूसरा इन्होंने जो टेक्निक यूज किया था वो बुद्धा लाइट था। तो क्या ये बोथ ही रियल्म से रिलेटेड है? ओल्ड मास्टर का पावर इनकारनेशन लेवल पर था। अब ये ओल्ड मास्टर जियान से कहते हैं तुम्हारे जो भी प्रश्न है इस दरवाजे के पीछे हैं, और ये तुरंत तीनों लोग ही अंदर निकल जाते हैं। एक डार्क पैसेज से फिलहाल ये लोग गुजर रहे थे। हालांकि जो पूरा एरिया था ये डार्कनेस में था, पर यहाँ पर एक बुद्धा लाइट जल रही थी जो फिलहाल इन तीनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। जियान को समझ में नहीं आता क्या ये समुद्र के अंदर है। ओल्ड मैन कहते तुम काफी होशियार हो, तुम्हारी नजर काफी अच्छी है। ये कहते हैं कि ये जो एरिया ये समुद्र के 10,000 मीटर अंदर है, पर इस एरिया में एंटर करना काफी मुश्किल है अगर मेरे पास ये बुद्धा पावर नहीं होता तो। अब जियान को सामने एक पावरफुल बॉडी टाइप कुछ तो दिखता है। इसको लगता है क्या ये टायरेंट ड्रैगन किंग की बॉडी है, मतलब जिसका जियान के पास स्केल है, आप समझ रहे हो ना। इस समय जियान की बॉडी से इसका एम्बर फ्लेम और स्केल अपने आप बाहर आने लगते हैं। यहाँ पर क्योंकि एविल रेसेस के पावर थे तो ये तुरंत ही जियान को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जियान समझ जाता है अंदर जो कुछ भी है काफी खतरनाक लेवल का चीज है। अभी जो ओल्ड मैन थे जियान से कहते हैं तुम तो समझ ही गए होगे तुम्हारे सामने ये जो बॉडी है ये टायरेंट ड्रैगन किंग की बॉडी है। हालांकि उन्हें एक एविल के बंदे ने मार दिया था, तो फिलहाल मैं इसी ड्रैगन किंग की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। 10,000 साल इस बात को हो चुके हैं। ये ओल्ड मैन का स्ट्रेंथ जो था वो शायद सेकंड लेवल इनकारनेशन पर था। अब ये ओल्ड मैन बताते हैं कि क्योंकि टायरेंट ड्रैगन किंग ने बोला था, उन्होंने ये फॉर्मेशन बनाया था, जो भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा और जिसके पास होली फ्लेम होगा वही उनकी प्रोफेसी को पा सकता है, और तुम ही वो बंदे हो। जियान कहता है पर ये जो सामने जो पावर है ये तो काफी ज्यादा है, मैं शायद ही इसको मतलब हैंडल कर पाऊं, क्योंकि इनके सामने जो था एक एविल किंग का पैरासाइट था, और शायद अगर ये ओल्ड मैन भी मिल जाए जियान के साथ तो भी शायद ये इसे हरा नहीं सकते थे। फिलहाल ये पैरासाइट सोया हुआ था। ओल्ड मैन कहते हैं फिलहाल तुम्हें एक ही काम करना है, मेरे साथ मिलकर के फाइट करना है। पर ये एक चीज बताते हैं कि जो गोल्डन ड्रैगन का बॉडी है टायरेंट ड्रैगन किंग का, यह आराम से एक 4th लेवल रिनकारनेशन को भी के अटैक को भी झेल सकता है, पर फिलहाल इसे तुम्हें पाने के लिए इस एविल पैरासाइट को मारना पड़ेगा। ओल्ड मैन के हाथ में एक सियान टाइप का फ्लेम दिखता है। ये फ्लेम नहीं था पर फ्लेम जैसा ही था, पर ये पावर जो था टायरेंट ड्रैगन किंग का था। पर इस फ्लेम को देख करके जियान का जो फ्लेमिंग मंत्रा था काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब ये जो सियान फ्लेम था ये जियान की बॉडी के पास अपने आप ही आने लगता है। फ्लेमिंग मंत्रा जैसे इस चीज को एब्जॉर्ब करता है जो कभी भी चेंज नहीं हुआ था, अचानक से चेंज होने लगता है, पैटर्न्स इसमें बनने लगते हैं, और इस दौरान यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन था मानो वो डार्क पैरासाइट जागने लगा हो। इस समय मानो जियान का बॉडी वगैरह सोल वगैरह सब चीज नरिश हो रहा हो इस सियान कलर के फ्लेम से। जियान को वो चीज याद आती है, बर्निंग द फ्लेम, सॉरी बर्निंग द फर्स्ट रियल्म, बर्निंग द फाउंडेशन। ये था इसके फ्लेमिंग मंत्रा का शायद पहला रियल्म का, मतलब कि इसने जो पास्ट में फ्लेमिंग मंत्रा कल्टीवेट किया था ये फर्स्ट रियल को अभी भी अच्छे से टच नहीं कर पाया था। अब इसे समझ में आता है कि फ्लेमिंग मंत्रा एक बाप चीज है, और इससे मतलब खतरनाक टेक्निक बनी ही नहीं आज तक। इस समय जियान के आसपास का जो टेम्परेचर होता है कहीं ज्यादा बढ़ गया था, काफी पेन हो रहा था, पर जियान इसे सह रहा था। ये सियान फ्लेम नहीं था बल्कि एक स्पेशल प्रकार की एनर्जी थी। अब इधर वो बंदा जो जियान को लेकर के आया, जियान के पेन को देखकर लगता है इसे शायद जियान इस प्रकार की पावर को बर्दाश्त ना कर पाए, पर ओल्ड मैन कहते हैं यही एक ऑप्शन है और यही हमारी आखिरी उम्मीद है अगर हमें इस एविल पैरासाइट को हराना है तो। नहीं तो अगर ये एविल पैरासाइट जग गया तो वैसे भी टायरेंट ड्रैगन किंग की बॉडी को ये कोरोड कर देगा, यानी खत्म कर देगा। ओल्ड मैन भी फिलहाल वेट कर रहे थे। जियान के बॉडी से इसमें 4 प्रकार की एनर्जीज निकल रही थी। पहला था वाटर, दूसरा फायर, तीसरा थंडर और चौथा वुड, और फाइनली टॉर्चर जो था धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो होली फ्लेम है अपने लिमिट तक फिलहाल पुश कर दिया गया था। अब जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता और मानो इसके पंच वगैरह जो थे पहले से ज्यादा ही स्ट्रांग हो गए थे, और ओल्ड मैन इस दौरान अपने शिष्य से कहते हैं कि फ्यूचर में ये जो क्लैन है ये तुम्हारे हवाले। ओल्ड मैन तुरंत ही जियान को अपनी बॉडी को इन्वेलप करते हैं बुद्धा पावर से, और यहाँ से जो टायरेंट ड्रैगन किंग की बॉडी की थी वहां पर उछल जाते हैं, और वहीं पर वो एविल पैरासाइट भी था। ओल्ड मैन जियान से कहते हैं हमारे पास बस एक ही उम्मीद है। फिलहाल जियान वगैरह एक डार्क रियल में थे, और अगर जियान यहाँ पर हार गया हमेशा के लिए इस रियल में ही रह जाएगा। सामने जो एविल पैरासाइट था एक रेड किंग ऑर्डर का लेवल का एविल था। हालांकि इस एविल क्रिएचर को टायरेंट ड्रैगन किंग के सियान चेन ने बांध के रखा था, और लग रहा था ये सियान चेन कुछ ही समय में ब्रेक कर जाएंगे। और यहाँ पर जो कई सारे पैरासाइट्स थे ये अपने ऑरा से जो मतलब आसपास की स्पेस में एनर्जी थी इसे एब्जॉर्ब करके रेड किंग को ट्रांसफर कर रहे थे। इससे ये रेड किंग धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। इधर ये ओल्ड मैन जो रहते हैं इनके गले में एक माला टाइप रहता है जिसमें गोल्डन बीड्स बने होते हैं। उसमें जो पावर था शायद ये होली फ्लेम से थोड़ा ही कमजोर माना जा सकता है, पर अगर ये बीड्स को ये यूज कर लेंगे तो ये ओल्ड मैन मारे भी जाएंगे। जियान प्रभावित हो जाता है इनके इस प्रकार के राइटनियसनेस को देख करके। अब जियान भी अपने एम्बर फ्लेम को बाहर निकाल
निकाल लेता है। अब यहाँ पर जो भी डार्क पैरासाइट्स रहते हैं उनमें से कई सारे को ये लोग अपने पावर से मार देते हैं। पर इस दौरान ये जो डार्क रियल्म था यहाँ पर एक अलग ही बेचैनी से मानो छा जाती है, क्योंकि इन लोगों की नजर उस समय वहां पर जो एक गद्दी था वहां पर जाता है। वहां पर एक ब्लड कलर ऑरा साफ देख सकते थे ये लोग। ये जो ब्लड कलर ऑरा थी मानो एक फैंटम पावर बना रही हो, और यहाँ पर वो जो सेंटीपीड था यानी केचुए टाइप वो इन्हें दिखने लगता है। और ये दोनों तुरंत अपने अपने पावर से इस सेंटीपीड पर अटैक कर देते हैं। सेंटीपीड के भी बॉडी से एक मैजिक रेन टाइप ड्रिपल होती है और इन दोनों के अटैक को मानो डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर फिर से कई सारे पैरासाइट्स वगैरह दिखते हैं और ये अपने पावर से जो रेड किंग अभी भी बैठे हुए थे चुपचाप उनको अपनी एनर्जी देने लगते हैं। अब इस दौरान ये जो सियान फ्लेम से ये एविल किंग शायद बंधा हुआ था धीरे धीरे इस चेन में भी क्रैक आने लगते हैं और फाइनली यहाँ पर एक थीन फिगर मानो जागने लगता है। इसका पावर एक अलग ही लेवल पर था। अब जियान भी समझ गया था के पास आखिरी मौका है। ये तुरंत ही अपने फ्लेमिंग मंत्र का जो फर्स्ट रियलम था इसके पावर को पीक पर यूज करता है और वहीं ओल्ड मैन भी अपने गोल्डन बिट्स के पावर को फुल पावर पर यूज करते हैं। दोनों तुरंत ही उस थ्रोन की तरफ पावरफुल अटैक कर देते हैं, पर तुरंत ही वहां से मानो एक शील्ड प्रकट होती है। फिर से एक केचुआ टाइप फिगर निकलता है और इनके पावर को इजीली डिसॉल्व कर देता है। और यहाँ पर इस दौरान एक मैजिक टाइप की एनर्जी निकलती है मानो इनके दिमाग को कंट्रोल करना चाहती हो। जियान तुरंत अपनी होली फ्लेम से पूरे एरिया को प्यूरिफाई करने लगता है। फिर भी इस समय जियान कांप सा जाता है। जियान कहते हैं काफी खतरनाक चीज है। इस दौरान वहां से आवाज आती है, काफी बड़ी बात है मेरे लिए भी कि होली फ्लेम का मास्टर मुझे आज प्रेज कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और जो सियान चेन जो थोड़ा बहुत बचे भी हुए थे पूरी तरह से शैटर्ड हो जाते हैं। और इस बंदे का जो लेवल था शायद इनकारनेशन पर ये 4th स्टार था। ये देख करके ओल्ड मैन भी हैरान थे, क्योंकि 10,000 साल पहले जब बंदा इसको सील किया गया था टायरेंट ड्रैगन किंग के द्वारा तो इसका स्ट्रेंथ बस 3 स्टार पर था। अब इस दौरान ये कहता है कि टायरेंट ड्रैगन किंग तुमने काफी ज्यादा प्लान किया था अपने बॉडी के लिए, पर आज इन दोनों को मार करके मैं तुम्हें आभार व्यक्त करूंगा और मैं इन दोनों का खून पी जाऊंगा। ओल्ड मैन फिलहाल थोड़ा घबरा जाते हैं। अब ये बंदा जो था एविल किंग जियान की तरफ देखता है। 8 स्टार डाउन जियान मिड स्टेज होली फ्लेम कंट्रोलर चीटी हो तुम, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुरंत ही अपने विंड ब्रेकर अटैक से इन पर अटैक कर देता है। अब जियान तुरंत ही द फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्निंग फ्लेम फ्लेमिंग मंत्रा बर्निंग द फाउंडेशन। अब जियान का जो कंट्रोल था होली फ्लेम पे ये अलग ही लेवल पर जा चुका था, क्योंकि फ्लेमिंग मंत्रा का इसने फर्स्ट रियल्म को जो कल्टीवेट कर लिया था। और इसका जो पावरफुल अटैक था जियान तुरंत ही अपने होली फ्लेम से प्यूरिफाई कर देता है। इसको भरोसा ही नहीं होता कि रिइंकार्नेशन लेवल पर मैं हूँ, ये बंदा डाउजियान लेवल पर मेरे पावर को कैसे हैंडल कर पा रहा है। इसका कारण एक ही था, कहा जाए तो दो, एक तो फ्लेमिंग मंत्रा और दूसरा होली फ्लेम। अब यह एविल किंग कहता अब तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तुम नहीं तो हमारे एविल क्लैन के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकते हो। जियान के हाथ में इस समय एक चक्का घूम रहा था और होली फ्लेम का ये बना हुआ था। अब इस दौरान एक पीछे से आवाज आती है, होली फ्लेम काफी शार्प बंदे हो तुम, और इसी के कारण लगता है तुम्हारा मेरे बड़े भाई के साथ काफी अच्छा रिलेशन है। और ये बंदा मतलब इस समय थ्रोन के पीछे से बोलते हैं। इनका ब्लू शर्ट था और एक टर्टल टाइप सेल बना हुआ था। अगर आपको याद हो तो जियान जो टेक्निक यूज करता है डिफेंस वाली, ये इन्हीं का है। यही थे टायरेंट ड्रैगन किंग। ये काफी हैंडसम भी दिख रहे थे और इनके फोरहेड पर भी एक मार्क था जो कि कछुए के समान बना हुआ था। हालांकि शायद ये बस इनका फैंटम पावर था, फिर भी ये काफी पावरफुल लग रहे थे। तो ये जो बागजिया ड्रैगन किंग थे, या इन्हें हम टायरेंट ड्रैगन किंग भी कह सकते हैं। तो मतलब ये ड्रैगन गॉड के जो 9 बच्चे थे उनमें से एक थे, और शायद इनका जो स्ट्रेंथ था वो 6 रिइंकार्नेशन लेवल के आसपास था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये इंजर्ड हो गए थे और इस मौके का फायदा उठा करके एविल क्लैन के कुछ लोगों ने मिलकर के इन्हें फाइनली मार दिया था। ये एविल किंग इनसे कहता है, क्या हुआ तुम्हारी, ये तो बस ट्रेस ऑफ पावर है। पास्ट में तुम 6 लेवल पर थे, पर फिलहाल जो तुम्हारे नीचे की बॉडी है मैंने वैसे भी कोरोड कर दिया है, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी शायद 4th रिइंकार्नेशन लेवल पर भी नहीं होगा। तभी इस समय बागजिया ड्रैगन किंग कहते, तुमने लगता है मेरी प्लान को समझा नहीं। इस दौरान ये हंसते हैं। एविल किंग समझ जाता थोड़ा बहुत, ये तुरंत ही गायब होता और जियान के सामने प्रकट हो जाता है। ये जियान को मारना चाहता था। जियान को भी इसके मतलब स्पीड मूवमेंट को देख ही नहीं पाता है। ये तुरंत एक पावरफुल अटैक डेथ गॉड अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। जियान इसके अटैक को देखकर हंसता है और इस दौरान इसकी बॉडी पर वही एंडलेस ब्लू ड्रैगन स्केल्स आ चुके थे। अब इस प्रकार के सीन को देख करके एविल किंग तुरंत ही पीछे हट जाता है। ये जियान से कहता है, क्या तुम ह्यूमन हो या घोस्ट हो? और जियान तुरंत इसके अटैक को डिसॉल्व कर देता है। जियान कहता है, तुम मुझे जायो क्लैन का डिसेंडेंट कह सकते हो। अब ये बंदा फाइनली समझ जाता है जियान ने बेसिकली ड्रैगन किंग टायरेंट का एनर्जी जो है अब्सॉर्ब कर लिया है। और इस समय टायरेंट ड्रैगन किंग का जो ऑरा था उसे अब्सॉर्ब करने के कारण जियान का जो लेवल था टेम्पोररी रूप में 2nd लेवल रिइंकार्नेशन पर जा चुका था। और जियान कहता है, ड्रैगन किंग के बदले मैं तुम्हें आज मारूंगा। जियान इस समय अपनी और अपनी ओल्ड मैन की बॉडी जो थी उसको वही टॉर्टाइज सेल से, कछुए वाले सेल से प्रोटेक्ट कर रहा था। एविल किंग भी शांत नहीं बैठता और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया। और ये तुरंत ही अपना सबसे पावरफुल मूव जो था द ब्लडी अंडरवर्ल्ड वो यूज करता है। जियान के आसपास जो बागजिया ड्रैगन किंग का शैडो था जब इस प्रकार के पावर को देखता है तो ये भी ट्रेम्बल कर जाते हैं। और इस समय जो बागजिया ड्रैगन किंग का फैंटम पावर था, इनकी जो रियल बॉडी थी उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। एविल किंग भी समझ जाता है ये बागजिया ड्रैगन किंग का जो फैंटम पावर था उस पर कई सारे पावरफुल स्नेक टाइप अटैक कर देता है। अब क्योंकि जियान इस बॉडी को मतलब इस फैंटम पावर को कंट्रोल कर रहा है, ये इसका कोशिश यही था कि बागजिया ड्रैगन किंग की जो बॉडी है उसे ये जगा दे।
तो आराम से इस एविल किंग को ये लोग आराम से हरा सकते हैं। इसमें जो फैंटम पावर था और बागजिया ड्रैगन किंग की जो रियल बॉडी थी उसकी तरफ ये ड्रैगन रोर मारता है और इनकी बॉडी से जो भी पैरासाइट्स चिपके हुए थे तुरंत ही दूर फेंक दिए जाते हैं। अब बागजिया ड्रैगन किंग जागने लगते हैं। ये फैंटम पावर इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया रहता है, पर अभी भी इनकी बॉडी पर जो लोअर पार्ट था उस पर कई सारे एविल्स चिपके हुए थे। तो वैसे आप लोग टेंशन मत लो, मैं जल्दी हूँ, जो बंदा मुझसे आगे चल रहा है फिर से उसके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक और बात है, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूंगा वो फिर से कुछ चैप्टर स्किप करके और आगे चला जाएगा। पर ये एविल किंग भी इस दौरान जियान पर अटैक करने लगता है। जियान कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जो फैंटम पावर है ड्रैगन बॉडी के रियल बॉडी को जगा दे, तभी ये जो एविल पावर है ये गायब हो सकता है। अब इधर इस फैंटम पावर के कारण बागजिया ड्रैगन किंग का जो ऑरा था थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था और जियान इस समय अपने सोल पावर से इन्हें सपोर्ट कर रहा था। एविल किंग समझ जाता और कहता है मेरे सामने तुम मुझे लगता है काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये तुरंत ही अपने पाम पर एक पावरफुल स्कारलेट ब्लड जमा करता है और जियान का जो टर्टल डिफेंस था वहां पर अटैक कर देता है। पर ये टर्टल डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल था और इस समय एविल किंग थोड़ा पैनिक भी करने लगा था। अब जियान तुरंत अपने होली फ्लेम को बाहर निकालने लगता है और अगर ये अपने होली फ्लेम का जो मेन पावर है उसे यूज करना चाहता है तो इसे अपने पांचों होली फ्लेम को सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे जियान अपने पांचों होली फ्लेम को सेपरेट करता है ये एविल बंदा तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। 5 प्रकार के होली फ्लेम और जियान तुरंत ही इससे इस पर अटैक कर देता है। और इधर जो ओल्ड मैन रहते हैं अपने रिइंकार्नेशन पावर इस एविल सेंटीपीड पर अटैक कर दिए रहते हैं, यानी एविल किंग पर। और इस दौरान जियान अपने पांचों होली फ्लेम से जो बागजिया ड्रैगन का लोअर बॉडी रहता है जहां पर एविल्स और रहती है उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर इस समय ये जो एविल किंग था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये अपने ब्लडी सेंटीपीड अटैक से फाइनली ओल्ड मैन को मार देता है। और इसके बाद ये जियान की तरफ देखता है और कहता है मास्टर ऑफ द होली फ्लेम अब तुम्हारी बारी। पर ये जियान के साथ पर्याप्त समय था और इस समय जो सी एरिया रहता है जो 10,000 मीटर नीचे रहता है मानो यहाँ पर इसके कोलैप्स होने के लक्षण नजर आने लगते हैं। अब जियान अपने टर्टल डिफेंस को होली फ्लेम से प्रोटेक्ट कर रहा था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। अब इधर जियान के होली फ्लेम के कारण बागजिया ड्रैगन किंग के अंदर जो भी जगह एविल ऑरा से भरा रहता है ये धीरे धीरे प्यूरिफाई हो गया था लगभग। और फाइनली बागजिया ड्रैगन किंग अपनी आंखें खोलते हैं। अब इनके ऑरा को देखकर जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बागजिया ड्रैगन किंग जागते हैं और ये तुरंत ही अपना जो पैटर्न ऑफ डोमिनेंस था उसे यूज करते हैं। हालांकि अभी भी इनकी बॉडी को जियान ही कंट्रोल कर रहा था। जियान अपने होली फ्लेम से फिलहाल इस एविल किंग को भागने भी नहीं दे रहा था और इधर जियान मानो अपने सोल पावर से या किसी भी पावर से एक मिस्टीरियस स्टेट में जा चुका था। और पता नहीं शायद बागजिया ड्रैगन के सपोर्ट से जब ये 4th ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है तो इसकी बॉडी जो रहती है सियान कलर की एनर्जी से चारों तरफ से ढक जाती है। इसके ड्रैगन स्केल भी दिखने लगते हैं। एविल किंग हैरान था कि ये बंदा सच में बागजिया ड्रैगन किंग के पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब जियान रुकता नहीं है, तुरंत ही बागजिया ड्रैगन क्लॉज यानी कि 5th ट्रांसफॉर्मेशन अटैक यूज करता है। और जैसे जियान इस अटैक को लॉन्च करता है वहां पर मानो एक वॉइड टाइप यानी ब्लैक होल बन जाता है। हालांकि इस एविल किंग ने भी अपना सबसे पावरफुल अटैक किया था पर दोनों के सपोर्ट के कारण जियान फाइनली इस एविल किंग को मार देता है। अब जियान इस रेड किंग को मारने के बाद इसे ऐसे नहीं छोड़ता, इसके पूरे बॉडी को होली फ्लेम से जला देता है। अब जियान फाइनली धीरे धीरे अपनी ऑरा को रिकवर करता है। अब इसका मेन मकसद था यहाँ पर आने का कोर ऑफ द प्लेन को हासिल करना और इसको एक सबसे बड़ा फायदा ये हो गया था इसे बागजिया ड्रैगन किंग का बॉडी मिल गया था। हालांकि इसको बागजिया ड्रैगन किंग का लोअर बॉडी मिलता है पर यह भी काफी था। तो पहले जियान का जो 4th ट्रांसफॉर्मेशन था वो हाफ ड्रैगन था पर अब ये एक फुल ड्रैगन बन सकता था। पर हालांकि बागजिया ड्रैगन किंग का जो क्लॉ अटैक था जियान अच्छे से सीख नहीं पाया था और ये बागजिया ड्रैगन किंग का खुद का अटैक था। अब जियान समुद्र के और नीचे जाता है कोर ऑफ प्लेन को ढूंढते ढूंढते। जियान अभी भी बागजिया ड्रैगन किंग के बॉडी में था तो इसको ज्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा था। यहाँ पर इसे एक येलो टाइप का प्लांट दिखता, शायद ये वही था कोर ऑफ द प्लेन। अब इधर जियान नीचे रहता है, यहाँ पर कोई एक व्हाइट फिगर आता है जहाँ पर जियान ने पहले फाइट किया। ये फील करते हैं शायद यहाँ पर कोई एविल ऑरा थी पर शायद ये एविल ऑरा अब खत्म हो चुकी थी। अब इधर जियान जो था वो कोर जो प्लांट था उसको मतलब थोड़ा एनर्जी देता तो ये धीरे धीरे मैच्योर हो रहा था, इसका ये वेट कर रहा था। जियान भी समझ था शायद यहाँ पर कोई तो क्रिएचर है, इसे क्या पता था यहाँ पर एक बंदा आ रहा है। ये जल्दी से यहाँ निकलने के मूड में था। ये फील करता है सामने इसको एक फॉर्मेशन टाइप पावर दिखता है पर अभी भी ये जो प्लांट था मैच्योर नहीं हुआ था। यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है तुम मेरे ट्रेजर को कैसे लेके जा सकते हो। इस बंदे के पास ये व्हाइट फिगर था और एक जेड स्वॉर्ड भी था। तो बेसिकली एक ओल्ड वुमेन रहती है, जियान की तरफ देखती है और कहती है लगता है तुम्हारा एविल क्लैन के साथ कोई रिलेशन है और मैं इमॉर्टल सेक्ट की हूँ, तुम यहाँ से हमारे क्लैन का चीज लेके नहीं जा सकते। जियान समझ जाता हालांकि जो सामने इसके फॉर्मेशन था कोई खास नहीं था पर ये बंदी रिइंकार्नेशन लेवल की थी और जियान यहाँ पर भी मतलब का फाइट नहीं करना चाहता था। ये तुरंत यहाँ से भागने लगता है। इसके फॉर्मेशन को जैसे ये क्रैक करता है ये वुमेन हैरान हो जाती है, मिड स्टेज का बंदा इसके फॉर्मेशन को आराम से तोड़ दे रहा है। ये समझ जाती इसके पास कुछ तो अलग ही चीज है। इस दौरान ये अपना पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च करती है। अब जियान भी नहीं रुकता है, ये 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर यूज करता है। अब जियान इस समय बागजिया ड्रैगन की जो बॉडी रहती है उसे अंदर रख लेता है
पर ये बंदी जियान के अटैक को कहती है तुम काफी वीक अटैक है तुम्हारा, और इन दोनों के अटैक टकराते हैं और इस दौरान जियान कुछ कदम पीछे ठेल दिया जाता है। जियान इसे फुल लेवल पर फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी कोर ऑफ जो प्लेन था इसको प्रोटेक्ट करना इसकी मेन जिम्मेदारी थी, क्योंकि और इस वुमेन को भी यही चीज चाहिए था क्योंकि ये इनके क्लैन का था। तो ये जियान से कहती है मुझे वो दे दो। इस वुमेन को पता भी नहीं चलता जियान मानो अपने आफ्टर इमेजेस टेक्निक से यहाँ से निकल गया था। ये जैसे जियान के सामने आती है जो क्लोन टाइप था ये समझ जाती है और कहती है तुम मुझे मेरे आंखों के सामने से निकलोगे, और ये काफी तेजी से रियल जियान की तरफ बढ़ने लगती। अब जियान बेसिकली इसे फाइट तो करना नहीं चाहता और इसको अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता था। अब इधर एंडलेस फायर टेरिटरी को दिखाया जाता है। इस समय जायो जी फैन और जो फर्स्ट गार्जियन थी वो लोग डिस्कस कर रही थी कि जब तक जियान का स्ट्रेंथ रिइंकार्नेशन पर ना पहुंच जाए फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इनकी मदद अभी डेमन एम्परर और लॉर्ड सोलिटर भी कर रहे थे, फिर भी ये लोग फिलहाल जियान का वेट कर रहे थे ताकि वो कोर ऑफ द प्लेन ला सके। अब इधर वो जो वुमेन जियान को लगातार चेज कर ये फाइनली हार जाती है, गुस्से में फाइनली यहाँ से लीव कर जाती है। अब इधर जियान एक माउंटेन पर था और ये स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल यूज करता है यहाँ से काफी तेजी से निकलने के लिए। अब इधर जियान फाइनली 3 दिन इसको लगते हैं और ये अपने एंडलेस फायर टेरिटरी आ जाता है और ये जो कोर ऑफ द प्लेन था ये फर्स्ट गार्जियन को दे देता है। इनके साथ कई और इनकारनेशन लेवल के वॉरियर थे ताकि ये लोग डाउकी वर्ल्ड को अपग्रेड कर सके। और इस दौरान ये एक माउंटेन में जाकर रिट्रीट करने लगता है ताकि ये जो फ्लेमिंग मंत्र है उसका जो फर्स्ट रियल्म का पावर है और साथ में बागजिया ड्रैगन का जो लोअर बॉडी है उसे अच्छे से समझ पाए। हालांकि जियान काफी खुश था, ये माउंटेन में आ चुका था पर अभी भी ये वाटर एट्रीब्यूट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिलहाल इसके पास 3 ही एट्रीब्यूट थे यानी डाउकोर, वुड का, थंडर का और फायर का। इस दौरान जियान जब बैठा होता है तो इसका एम्परर यान रिंग चमकने लगता है और इसमें से एक फायर एट्रीब्यूट का स्क्रॉल निकलता है और ये जो था ये मिड लेवल का इमोर्टल आर्ट था। जियान समझ जाता है ये चीज जो है ये टाउसे गॉड और जायो क्लैन के डिसअपीयरेंस से रिलेटेड हो सकता है। अब जब जियान कल्टीवेट करके शांत हो जाता है तो यहाँ पर फिलहाल यिंगिंग और जूनियर आती है। जियान कहता है क्या तुम दोनों मुझे मिस कर रही थी? अभी लोग बात ही कर रहे थे तभी इनको एक स्ट्रेंज सिग्नल कालिन देती है और ये कालिन के कलरफुल स्केल्स का ऑरा था जो कि इस समय पूरे चारों तरफ फैल रहा था। मतलब शायद कालिन ने कुछ डिस्कवर किया होगा। ये तीनों कालिन की तरफ निकल जाते हैं। अब जियान वगैरह जब हॉल में आते थे इनको एक अलग ही बंदा दिखता है। इसके बाल मानो पीले कलर के पत्ते जैसे हो। ये बंदा इंसान तो नहीं था, डेमन भी नहीं था। इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउ जियान के मिड स्टेज पर था। इस प्रकार के स्ट्रेंज पावर से तो जियान भी शायद नहीं मिला था। इस दौरान ये बंदा कहता है यही है ना वो फेमस एंडलेस फायर टेरिटरी। कालिन जियान से कहती है ये बंदा पर्सनली तुमसे मिलने आया है। नॉर्मली कालिन किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करने देती थी जियान को, पर इस बंदे का जो ऑरा था कालिन को काफी ज्यादा फैमिलियर लगा था। ये बंदा तुरंत जियान को ग्रीट करता है और कहता है मैं एल्फ्स हूँ, मेरा नाम जियोक्जिन है। एल्फ सुनते ही जियान भी हैरान था। ये बंदा कहता है आप गलत समझ रहे हो, मेरे पीछे मतलब फायर एल्फ्स हैं और फायर एल्फ्स ही पूरे दुनिया में जो भी एल्फ्स हैं उनके लीडर माने जाते हैं। ये लोग फ्लेम पावर को कंट्रोल करते हैं। अब एल्फ का नाम सुनते जियान तुरंत ही इससे कहते क्या तुम एक फायर एल्फ जिसका नाम जायोई है उसे जानते हो? जियान इसमें थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये कहता है मैं इसी मैटर के रिलेटेड आया हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ हर 100 साल पे एक कंपटीशन होता है जहाँ के भी मतलब एल्फ्स गैदर होते हैं और उनका उत्तराधिकारी चुना जाता है। जूनियर भी समय थोड़ा चिंतित हो जाती है जायोई का नाम सुन के। ये बंदा जायोई के लिए आया है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये बताता है कि यहाँ पर मतलब 3 एल्फ्स के क्लैन है। हमारा क्लैन सबसे वीक था पर जायोई के आने के बाद हमारा क्लैन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा और लिटिली मतलब जायोई ही हमारे क्लैन को फिलहाल लीड कर रहा है। इसकी वजह से दो मेजर क्लैन है वो हमसे काफी ज्यादा चिढ़ने लगे और ये जियान को पूरा माजरा समझा देता है। ये कहता है कि जो दूसरे क्लैन का बंदा है उसका स्ट्रेंथ तो शायद रिइंकार्नेशन पर है और लिटिली जो कि काफी टैलेंटेड है फिर भी वो रिइंकार्नेशन पर अभी नहीं पहुंचा है और हमारा जो ट्राइब है ये ब्रांच ट्राइब माना जाता है मतलब मेजर ट्राइब में नहीं आता है और अगर कंपटीशन में हम हार गए तो हमारा पूरा क्लैन ही उजड़ जाएगा और लिटिली को भी ये लोग मार देंगे। जियान हंसता और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ कल चलूंगा। ये सुनकर के ये बंदा जियोक्जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फर्स्ट गार्जियन थोड़ा जियान के लिए चिंतित रहती है। जियान कहता है आप टेंशन मत लो मैं अकेले जाऊंगा। जियान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्योंकि इसको एक इमोर्टल लेवल मिड स्टेज का आर्ट मिल चुका था जो कि फायर स्क्रॉल था। अब जियान फल यहाँ से एक स्पेस पासेस के साथ अगले दिन जियोक्जिन के साथ निकलने लगता है। तीनों लड़कियां थोड़ी चिंतित रहती हैं। फिलहाल जियान इन्हें समझाता है और जियान जानता था ये काफी अर्जेंट है तो इसे जाना ही था। अब जियोक्जिन जियान को पूरा समझा देता है कि इनका फायर एल्फ कॉन्टिनेंट कहाँ पर है क्योंकि एल्फ्स जो है काफी एरोगेंट माने जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो इनके कंपेरेबल का भी नहीं है। अब जियान वगैरह इसमें स्पेस पासेस में जा रहे थे तभी एक बंदा इनके सामने प्रकट होता है अचानक से और ये इनका मेन टारगेट मानो जियान और ये एल्फ हो। ये इन पर तुरंत ही अटैक करने लगता है। इनमें से एक मैन और एक वुमेन प्रकट होती है। ये जियोक्जिन से कहती है हमने जितना सोचा था तुमने वैसा ही किया। जियोक्जिन चिंतित हो जाता है मतलब इन लोगों को इनके प्लान के बारे में पता था क्योंकि ये काफी मिस्टीरियसली जियान से मिलने आया था। अभी वुमेन देखती है और कहती है अच्छा तो ये तुम्हारे साथ जो है यही है ना जियान, एंडलेस फायर टेरिटरी का डोमेन मास्टर, 8 स्टेट ऑफ जियान मिड स्टेज। ये मेरे सामने चीटी है। ये भी एक एल्फ वुमेन थी। जियोक्जिन इस दौरान इसे कहता है तुम्हें अगर पता ना हो तो जियान को लॉर्ड सोलिटर और डेमन एम्परर सपोर्ट करते हैं तो तुम सोच लो अगर जियान को कुछ हुआ तो लॉर्ड जियान को। और इन दोनों ने यहाँ का जो स्पेस चैनल था उसे भी सीक्रेटली इम्प्रेजेंट कर दिया था। जियान कहता है अच्छा ही किया तुम लोगों ने। जियान तुरंत ही अपने थंडर पावर का प्रकट करता और मानो यहाँ से अचानक से गायब हो गया हो और जियान तुरंत ही गायब होकर इसको एक चमाट मारता है। ये बंदी हैरान थी तुम मुझे कैसे मार सकते हो, मैं तुम्हें मारूंगी।
ये बंदी जो थी 8 स्टार टाउजन के पीक स्टेज पर थी और ये लगभग रिइंकार्नेशन पावर को टच कर रही थी और इस वुमेन का नाम एल्सा था। तभी वो बंदा कहता है मुझे सामने आने दीजिए क्योंकि आप काफी नोबल फैमिली के हो, इस बंदे से लड़ना आपकी ही तौहीन होगी। अब जियान इन्हें देखकर हंसता है और कहता है जब तुम दोनों का इरादा यही है तो फिर यही सही। ये दूसरा बंदा जो था, जो इंसान था, सॉरी एल्फ था, इसको एल्फ गार्ड कहते हैं। इसका नाम फ्रोस्ट सी था और इसके पास आइस एट्रीब्यूट का पावर था, यानी ये एक आइस एल्फ माना जा सकता है। और इस बंदे का जो लेवल था वो रिइंकार्नेशन रियल में था। ये जियोक जिन तुरंत ही जियान को बताता है। अब जियान इसके बॉडी पर हालांकि थंडर पावर था, ये तुरंत अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करता है और इसका एम्बर फ्लेम अब बाहर आने लगता है और जियान तुरंत एक पावरफुल पंच इस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर जो भी कोल्ड पावर था पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो जो एल्फ थी आइसा, वो भी समझ जाती है ये होली फ्लेम है। ये बंदा हैरान था, इसके जो भी पावर थे जियान पूरी तरह से इन्हें कोलैप्स करवा देता है। रिइंकार्नेशन लेवल का बंदा, अब इसका जो भी एरोगेंट नेचर था पूरी तरह से फिलहाल शांत हो जाता है। जियोक जिन भी सोचता है लिटिल ई के जैसे ही इनके बड़े भाई जियान भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं और टैलेंटेड भी। अब ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये द फिनिक्स ऑफ द आइस फील्ड जियान पर इस प्रकार के पावरफुल अटैक को लॉन्च कर देता है। फिर भी जियान स्माइल कर रहा था। फ्लेमिंग मंत्रा फर्स्ट रियल पे पहुंचने के बाद जियान का जो फ्लेम पावर था, होली फ्लेम, ये अलग ही लेवल पर जा चुका था और मानो इस बंदे का जो अटैक था एक फिनिक्स का आकार ले लेता है बर्फ के रूम में और ये अटैक आकर जियान के बॉडी से टकराने लगता है। पर जियान के बॉडी पर एक भी खरोच भी नहीं आ रहा था। जियान का जो बॉडी था ये अलग ही लेवल पर, डिफेंस पावर मतलब अलग ही लेवल पर जा चुका था। जियान भी सोचता मुझे लगा था पर शायद मैंने भी फ्लेमिंग मंत्रा के पावर और होली फ्लेम को कम ही आंका था, ये तो काफी अलग लेवल पर है। ये सोचता है अगर ये फ्लेमिंग मंत्रा के सेकंड रियन पर या थर्ड रियन पर चला गया तो इसका पावर क्या ही होगा। अब ये बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये अपने आइस स्पिरिचुअल पावर को यूज करने लगता है और कई सारे टेरिफाइंग सेल्स बनाने लगता है। अब इस प्रकार का टेरिफाइंग अटैक को देख करके वो जो जियोक जिन रहता है वो अपने ब्राउन फ्लेम से जियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जियान तुरंत अपने होली फ्लेम आर्मर को समन कर लेता है और इसका जो डाउ कोर था फायर वाला ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है और उसका जो आइस अटैक था जियान अपने फ्लेम अटैक से टकरवा देता है और इसके जो आइस स्पिरिचुअल अटैक था उसमें भी क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। अब जियान समझ जाता है इस बैटल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये तुरंत अपने कोर इंक्रिप्शंस को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर एक बैरियर बनाने लगता है 80,000 कोर फॉर्मेशंस को यूज करके और इन्हें तुरंत यहाँ पर ये सील कर देता है। अब जियान इनसे कहता है तुम्हारा नाम एल्सा है ना, तुम वेस्टर्न ट्राइब की फायर एल्फ की हो है ना, और ये ऐसा की तरफ जाता है। फिलहाल ऐसा कहते अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरी बहन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और ये कहती तुम्हारे जैसे लोग, यानी जायु की है नाम लेती है कि जो बाहर से आकर के जिनके पास की रिइंकार्नेशन पावर है वो हमारे क्लैन में कैसे रह सकते हैं और उत्तराधिकारी बन सकते हैं। जियान कहता है अगर कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ तो मैं तुम्हारे फायर एल्फ को ही खत्म कर दूंगा। और जियान इस समय इसको अपने हाथों में लटका देता ऊपर की तरफ। पहली बार ऐसा के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि कोई इतना इससे गुस्से में बात किया था और इस दौरान जियान के अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट भी था। इसकी बहन जो थी इसका नाम अलाइस था और वो रिइंकार्नेशन लेवल की वॉरियर थी। अब जियान इसमें आयसा की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम मुझे अपने वेस्टर्न ट्राइब का इन्फॉर्मेशन नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। अभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया। पर अब ये थोड़ा डरने लगती है जियान से। नॉर्मली जो एल्फ्स होती है काफी सुंदर होती है, आयसा भी वैसी ही थी और इन्हें कोई टच भी नहीं करता था। उधर इसका जो गार्ड था जियान पर अटैक तो करना चाहता था पर ये जियान के फॉर्मेशन में था। जियान भी मानो इस लड़की को देख करके थोड़े समय के लिए मंत्रमुग्ध हो गया था। अब ये लड़की भी समझ जाती है जियान से कहती तुम्हें जानना क्या है। फिलहाल ये काफी ज्यादा एम्बैरेस हो चुकी थी, मानो ये जियान को कच्चा चबा जाएगी। जियान कहता है मुझे ज्यादा नहीं, तुम्हारे जो वेस्टर्न ट्राइब है और तुम्हारी बहन है इनका एक्चुअल स्ट्रेंथ बताओ। फिलहाल ये अपने हाथ पीछे बढ़ा लेता है। जियान को पता नहीं था क्योंकि ये लड़की नोबल फैमिली की थी तो इनके पास एक चार्मिंग पावर होता है जिसके कारण जियान थोड़े समय के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। ये बताती इसकी बहन का स्ट्रेंथ फिलहाल फर्स्ट लेवल रिइंकार्नेशन पर है और ये इस बार जो फायर एल्फ क्लैन का लीडर बनने का पोजीशन है उसके टॉप कंटेंडर में से एक है। उसके अलावा यहाँ पर इनके क्लैन में 2 और भी रिइंकार्नेशन लेवल के वॉरियर और कई सारे 8 स्टार हाउस जियान के। अब जियान समझ जाता है और कहता है ये तो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये कहता है जल्दी से अब लिटिल ई की तरफ चलते हम लोग। जियान कहता है क्या करना है क्योंकि आयसा का जो आइडेंटिटी था काफी हाई लेवल का था। जियान कहता है इन्हें मार देते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली की थी। आयसा ये सुनते ही घबरा जाती है। जियान इस समय अपने पाम पर एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगा था। ये कहती है कि तुम मेरी बहन के पास मुझे ले चलो, मुझे मारो मत। ये कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके मेरी सिस्टर से कुछ भी हासिल कर सकते हो। हालांकि काफी गुस्सा थी। जियान इन दोनों को बेहोश कर देता है। इस दौरान इस बंदे को यहीं पर छोड़ देता है और इस लड़की को लेकर यहाँ से ये निकल जाते हैं। अब जियान यहाँ पर तुरंत ही जियोक जिन के कहने पर यहाँ का जो वाइड स्पेस था इसे तोड़ देता है और ये स्पेस पहले से जैसा ही रिकवर हो जाता है। ये पूरा एंड ऑफ द पासेज में नहीं जाते हैं, नहीं तो वहाँ पर इन्हें कई लोग नोटिस कर सकते थे। नॉर्मली अगर रॉयल पैलेस को छोड़ दे वहाँ के एल्फ्स काफी एरोगेंट होते हैं, नहीं तो कॉमन एल्फ्स काफी फ्रेंडली होते हैं। इस एल्फ्स क्लैन में वुमेन्स ज्यादा हैं, इसी कारण जायो ही को कई सारे लोग रजिस्ट कर रहे हैं। मतलब जो ये क्लैन का उम्मीदवार वाला पोस्ट है इसमें 2 वुमेन्स और एक तीसरा अपना जायो ही है और इसमें एक बाम्बू फॉरेस्ट टाइप दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं और ये लोग आयसा के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये वो काफी नॉटी है पर
फिर भी आगे जाके अच्छा करेगी। और वैसे भी उसके पास उसका एक बॉडीगार्ड भी है। नॉर्मली यहाँ पर जो भी एल्फ्स थी सब वुमेन्स थी और इनके बीच में वही प्रिंसेस अलाइस बैठी हुई थी और ये वेस्टर्न ट्राइब की लीडर मानी जा सकती है। और ये अलाइस कहती है जैसे वो जियान आएगा हम उसे मार देंगे, मुझे उसका होली फ्लेम चाहिए। और जायुई के पास भी जो चीजें वो वैसे भी हमें मिल ही जाएंगी। इनके बगल में जो 3 वुमेन्स थी कहती वो बंदा तो शायद इर्शा टाउजियन के मिड स्टेज में है, क्या हम तीनों का उससे फाइट करना जरूरी है। और ये कहती है जायुई को मतलब खत्म करने के लिए वैसे भी मैंने ट्राइब के 2 एल्डर्स जो हैं उन्हें भेज दिया है और ट्राइब चीफ को भी। अब इधर जियान वाला फाइनली एक जगह पर आ चुके रहते हैं। जियान के फिलहाल इस समय कंधे पर ये लड़की आयशा थी, पर ये कहता है सही में यार एल्फ्स काफी सुंदर होती हैं। इधर इस समय लिटिली को कोई प्रोटेक्ट कर रहा था और ये मतलब जो भी पावरफुल लोग इससे फाइट कर रहे थे बंदे से, ये तीनों शायद इर्शा टाउजियन के पीक पर थे। ये बंदा इनसे कहता है कि हालांकि वो जो दोनों रॉयल प्रिंसेस हैं अलग अलग ट्राइब की काफी पावरफुल हैं, पर हमारे लॉर्ड लिटिली जायुई काफी टैलेंटेड है। और इस समय ये जो एल्फ था काफी ज्यादा घायल था। ये बंदा जो भी था इसका भी स्ट्रेंथ रिनकार्नेशन लेवल के टचिंग पर था, पर ये तीनों बंदे मिल करके फिलहाल इसे हरा दे रहे थे। अदर जियान भी फाइनली इधर आ चुका रहता है और जियुक जी से बताता है कि ये जो बंदा अभी फाइट कर रहा है ना, ये लॉर्ड जायुई का बॉडीगार्ड है, इसका नाम जीमो है। जब जियान ये सुनता है तो ये तुरंत ही उस लड़की आयशा को जियुक्जिन को देता है। ये तुरंत ही मानो एक ब्लैक शैडो के टाइप यहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि इस समय ये फायर गार्ड को यूज कर रहा था, तो फिलहाल इसे कोई देख भी नहीं सकता था। वेस्टर्न ट्राइब के अलावा यहाँ पर एक सदर्न ट्राइब भी था। अब ये जैसे ही अपने पावरफुल अटैक्स जीमो की तरफ लॉन्च करते हैं, यहाँ पर एक एरे स्पेस आता है, द एरे ऑफ इमॉर्टल सिल्क एंड वाइन, और ये तुरंत इनके पावर को रोक देता है। और जियान इस समय ये जो जीमो मर रहा था उसके सामने प्रकट हो जाता है। एल्फ तुरंत ही पहचान जाते हैं कि जियान एक ह्यूमन है। ये कहते हैं ह्यूमन और तुम हमारे एरिया में। अब ये जीमो भी जियान की तरफ देखता है और उधर ये जो एक एल्फ था रेड रोब जो पहने हुआ था, जियान पर तुरंत एक पावरफुल अटैक एल्फ सीक्रेट टेक्निक वन लिंक बटरफ्लाई यूज करता है। अब जियान भी तुरंत अपने फाइटिंग स्पिरिट और साथ में अपने ऑरा को रिलीज करता है और इसका जो इमॉर्टल बॉड तुरंत इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है। पर फिर भी ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो ये तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जियान तुरंत इस फॉर्मेशन से बाहर आता है और इस इंजर्ड मैन को जियुक्जिन को सौंप देता है। अब ये बंदा फाइनली रियलाइज करता है कि ये बंदा जो भी है शायद ये लिटिली के बड़े भैया हैं। फाइनली इसकी नजर जाती है आयशा पर, ये हैरान हो जाता है और इधर जियान फाइनली अपने फॉर्मेशन में वापस लौट आया था। ये तीनों मिलकर के अभी ये फॉर्मेशन को लगभग क्रैक ही कर दिए थे, तभी इस फॉर्मेशन में से एक फायर टाइप मानो लावा पावर बाहर आने लगा हो। जियान तुरंत ही अपने इमॉर्टल बर्ड को समन करता है, होली फ्लेम आर्मर को बनाता है और तुरंत ही ये इन तीनों एल्फ्स पर अटैक कर देता है। ये खांसने लगते हैं, इनको समझ में नहीं आता है ये बंदा तो मिड स्टेज में है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब ये तीनों एल्फ्स कहते हैं ह्यूमन तुम हमारे एरिया में आए हो, हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं पर तुम्हारी पूरी ऑरा को सील कर देंगे। अब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी अपनी ऑरा को मर्ज करने लगते हैं। इनके बॉडी से ब्राउन फ्लेम बाहर निकल रहे थे और इनकी ऑरा से एक क्रिएचर यहाँ पर मानो जन्म लेने लगता है। अब जियान भी जब देखता है तो ये स्माइल करता है। वैसे भी अगर जियान को अच्छे लेवल पर एडवांस करना है तो इसे लगातार फाइट करते ही रहना पड़ेगा। अब ये तीनों अपने पावर को फ्यूज करके एक लीसी बीस्ट बना देते हैं और जो इनका लीसी बीस्ट था ये थंडर पावर टाइप था। अब जब जियान देखता है अच्छा थंडर पावर, ये तुरंत ही अपनी होली फ्लेम को फिलहाल यूज करना बंद कर देते और इसकी बॉडी से फिलहाल अब थंडर पावर बाहर आना शुरू हो जाती है। ये तीनों भी हैरान हो जाते हैं, इनका चेहरा ही उतर जाता है क्योंकि जब इनको सामने दिखता है एक ग्रे लाइटनिंग, क्योंकि ये थंडर पावर जो था इनके भी जो लीसी बीस्ट था उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब जियान भी अपने पावरफुल औरत एक थंडर बॉल बनाता है और इनके अटैक की तरफ यानी लीसी बीस्ट की तरफ लॉन्च कर देता है और इस थंडर बॉल में से कई सारे ग्रे चेन्स निकलते और ये जो लीसी बीस्ट था इसको चारों तरफ से बांध देते हैं। अब जियान अभी कुछ करने ही वाला था तब इसके बॉडी में जो थंडर कोर था जो कि नॉर्मली शांत रहता था, मानो जियान को फोर्सफुली उस लीसी बीस्ट की तरफ लेकर जाने लगता है। अब इधर तीनों एल्फ भी समझ जाते हैं इनका एक ही इरादा था फिलहाल जियान को मारना। तीनों अपने अपने पावरफुल अटैक यूज करते, एक ने एल्फ फिंगर, दूसरे ने सैक्रेड हेवन सील और तीसरे ने फायर स्पिरिट पाम। और इधर जियान मानो इसकी आंखें बंद थी और जो लीसी बीस्ट की औरा थी इसकी बॉडी में थंडर कोर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगा था। अब इधर इन तीनों के पावरफुल अटैक जियान की बॉडी से टकराते पर ये हैरान थे, इनका अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब ये देखते हैं तो जियान की बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स दिखाई देते हैं। अब जब तक ये कुछ कर पाते हैं जियान तुरंत ही अपने थंडर पावर से थंडर स्नेक्स बनाता है और इनको बांध देता है। और इधर इनका जो लीसी बीस्ट था उसके पावर को जियान पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका था। ये समझ जाते हैं इस मैटर को इन्हें जल्दी से प्रिंसेस अलाइस को बताना पड़ेगा। ये तीनों फिलहाल जियान के इस चेन से मुक्त तो करा लेते हैं यहाँ से भागने को देख, पर ये जैसे ही भागते हैं जियान कहता है कहाँ जा रहे हो। जियान तुरंत एक के बाद एक तीनों को बेहोश कर देता है और ग्रे थंडर चेन से इन्हें बांध देता है। फिलहाल जियान किसी को मार नहीं रहा था क्योंकि ये बेसिकली फायर एल्फ के क्लैन के बीच में पर्सनल मैटर था। फिलहाल ये तीनों भी कोमा में थे। इधर जीमो भी हैरान था और वो जीव हुई भी। जियान तुरंत ही जीमो से पूछता है लिटिली का क्या हाल है। ये बताता है कि ये लोग सदर्न ट्राइब के और इनका हालत काफी खराब है। ये बताता है कि कई सारे लोग वेस्टर्न ट्राइब के इस समय इनके सदर्न ट्राइब पर अटैक कर रहे हैं। जियान पूछता है घबराहट में क्या जायो ये ओके है। अब ये तीनों फिलहाल यहाँ से मूव करने वाले थे तब यहाँ पर आसमान में एक अलग ही गड़गड़ाहट होती है। इस सिग्नल को सुनते जीमो कहता है कुछ तो गड़बड़ हो गया, मतलब कोई पावरफुल बंदा आ रहा है। अब जियान इसमें आयशा को उठाता है और ये जीमो के पीछे निकल जाता है और जियुक्जिन के हवाले उन तीनों बंदों को जो बेहोश थे कर देता है। इधर इस समय दूर कहीं 10 एल्फ्स को दिखाया जाता है। ये बात कर रहे थे कि सदर्न ट्राइब के इन्होंने ज्यादातर लोगों को तो सप्रेस कर दिया है
पर वो जो लिटिल ई है जायुई, उसके पास कोई तो पर्पल टाइप का फ्लेम है, यानी उसका रिनकार्नेशन मार्क है। उसी की वजह से ये लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं और उनके क्लैन के कुछ एल्डर्स भी बचे हुए हैं। पर यहाँ पर 3 ओल्ड मैन थे और ये तीनों भी रिनकार्नेशन लेवल पर थे। ये इन सब की बात सुन रहे थे। अब इधर जायुई को दिखाया जाता है। जायुई के पास कुछ पिल्स थे। ये अपने कई सारे गार्ड्स वगैरह को देता है इनके ऑरा को रिकवर करने के लिए। और इनके कई सारे लोग इस समय जायुई से कह रहे थे आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि इन लोग बताते हैं कि प्रिंसेस अलाइस ने इस बार पावरफुल लोगों को, खास करके इनके जो ट्राइब चीफ है और 2 पावरफुल लोग जो कि वो भी रिनकार्नेशन में है, जायुई को पकड़ने के लिए भेजा है। पर जायुई कहता है अगर मैं चला गया तो आप लोग भी मारे जाओगे और ऐसा नहीं हो सकता। अब ये लोग बात ही कर रहे थे, तभी यहाँ पर एक एल्फ आता है मूरे, और ये तुरंत ही लिटिल के जो 2 गार्ड्स थे इन्हें गिरा देता है, मानो ये जायुई को जानबूझ करके चिढ़ा रहा हो। जायुई के बगल में एक वुमेन एल्फ खड़ी थी। ये मूरे से कहती तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे फायर एल्फ के रूल के विरुद्ध है। इस दौरान ये मूरे कहता है मैंने तो सुना था जायुई जो लॉर्ड हैं ये काफी पावरफुल हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा मुझे। और ये कहता अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। जायुई को कई लोग रोक रहे होते हैं, इनको मालूम था ये एक प्रकार का चाल है, पर जायुई रुकता नहीं है। जायुई कहता है कोई और ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। जायुई कहता है आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग के साथ रहना ही ये मेरे लिए काफी अच्छी बात थी। पर ये लोग इस समय कुछ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूरे के बगल में जो 2 एल्फ्स थे वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने को देखते हैं, ताकि जायुई यहाँ पर आए ही ना तो वो मारे ही जाएंगे। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।